नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत की। सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत आज टिहरी के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो जिला अस्पताल बौराड़ी का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम टीएचडीसी कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे। दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करना है। सीएम देवप्रयाग कोविड सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो आज टिहरी के दौरे पर रहेंगे सीएम। एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। शुरुआत होगी जिला अस्पताल बौराड़ी के निरीक्षण के साथ। इसके बाद टीएचडीसी कोविड केयर सेंटर भी जाएंगे, यहां पर भी निरीक्षण करेंगे। विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम के हाथों होना है। देवप्रयाग कोविड सेंटर का वो लोकार्पण भी आज वर्चुअल तरीके से करने वाले हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस समीक्षा बैठक में अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी लेंगे, उसका क्या प्रभाव, क्या असर हुआ है, इस बारे में भी अधिकारियों से जानेंगे। टिहरी से हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी है सीएम के आज के दौरे के बारे में? सीएम तीरथ रावत आज टिहरी के दौरे पर है और लगातार उनका सुबह से शाम तक का यहाँ का शेड्यूल है, जिसमें करीब 10 बजे वो जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचेंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे। लगातार जिला अस्पताल बौराड़ी जब से पीपी मोड में गया है, तब से लगातार उसकी शिकायतें आती है और कोविड को लेकर वहां पर क्या इंतजाम किए गए इसका भी सीएम जो जिला अस्पताल प्रबंधन है उससे जानकारी दी। तो उसके बाद टीएचडीसी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 450 बेड का कोविड केयर सेंटर, जो मॉडल क्वारंटीन सेंटर तैयार किया गया है, सीएम उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो टीएचडीसी गेस्ट हाउस के पास ही विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण है और साथ ही साथ जो देवप्रयाग में कोविड सेंटर है उसका भी वर्चुअल सीएम लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जिला स्तर अधिकारियों के साथ सीएम की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है कि अभी तक कोविड के कितने क्या इंतजाम किए गए और अभी तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आगे को लेकर जिले में कोविड को लेकर क्या तैयारी है। इसके बाद सीएम का जो जिला अध्यक्ष है विनोद रतुड़ी, उनके घर जाने का, उनके माता पिता का देहांत हुआ है तो वहाँ सीएम जाएंगे। तल्ला चौड़ जाने का कार्यक्रम है। जिले का जो एकमात्र कोविड हॉस्पिटल है नैननगर, वहाँ सीएम के जाने का कार्यक्रम है। शुक्रिया सौरभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो प्रदेश में कोरोना के आंकड़े में लगातार कमी देखने को मिल रही है। रविवार को कोरोना के 1226 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है। बीते 24 घंटे में 32 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी दौरान 1927 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। देहरादून में 241 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में 159 नए केस मिले हैं। नैनीताल में 59 और पौड़ी में 100 नए मामले सामने आए हैं। तो देहरादून में 241 और हरिद्वार में 159 केस मिले हैं, लेकिन इन सब के बीच कोरोना का आंकड़ा तेजी से कम भी हो रहा है। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में एक हफ्ते और आगे बढ़ाया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू। 8 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू। आज जारी होगा कर्फ्यू आगे बढ़ाने का आदेश। पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू का ये तीसरा हफ्ता चल रहा है। लगातार 3 दिन से कोरोना के 2000 से कम केस आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। आज इसके लिए आदेश भी जारी किया जा सकता है। 3 दिन से कोरोना के केसेस 2000 से कम आ रहे हैं, एक अच्छे संकेत हैं, लेकिन सरकार इसमें कोई ढिलाई और लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। लिहाजा 8 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी है कोविड कर्फ्यू के बारे में और कितने दिनों तक कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल अमित, लगातार तीसरा हफ्ता है पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू का और इसे एक हफ्ते और आगे बढ़ाने का प्लान सरकार सोच रही है और आज इसकी घोषणा हो सकती है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने संकेत दिए हैं कि एक हफ्ते कर्फ्यू और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो बात आपने कही कि सरकार कोई ढिलाई और कोई लापरवाही फिलहाल नहीं चाहती। जिस तरह केसेस कम हुए और उत्तराखंड में चाहे या बात रही हो मौत के आंकड़े की, मई में बहुत ज़्यादा डेथ, यहाँ पर 3000 ज़्यादा डेथ सिर्फ मई में यहाँ पर हुई है। तो मॉर्टेलिटी रेट पूरे देश में हाई रहा। इसके अलावा जो फैलने की दर थी, कोरोना के संक्रमण की दर थी, वो उत्तराखंड की बहुत हाई थी। देश के उन 5 राज्यों में शामिल था जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना फैला है। तो अब जो हालात हैं लगभग 3 हफ्ते के कर्फ्यू का, तो कंट्रोल में नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन सरकार फिलहाल किसी रिस्क के लेने के मूड में नहीं है। तो एक हफ्ते और कर्फ्यू आगे बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर है। हालांकि इसकी औपचारिक आदेश इसका आज जारी होगा। अमित, दीपांकर, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कई जिलों में ढील दी गई है। जहां पर 600 से अधिक केस है, वहां पर फिलहाल कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि उत्तराखंड के कुछ जिलों में थोड़ी बहुत राहत दी जा सके?
इस तरह के बातें आई थी निकलकर, लेकिन जो सरकार के अंदर की खबरें हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ये मानती है कि 28 दिन, कम से कम 14-14 दिन के 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए जाएं और फिर 28 दिन के बाद कहीं पर कोई छूट दी जाए। तो अभी तीसरा हफ्ता है, 21 दिन हुए हैं, तो अभी 7 दिन और सरकार ये देखना चाहती है कि इस चेन को और ब्रेक किया जाए, ताकि जो कोरोना केसेस का नंबर है वो 3 डिजिट में आए, 1000 से नीचे केसेस आए, तब जाके सरकार उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर केस कम होंगे वहां पर फिर रियायत के बारे में सोच सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। अल्मोड़ा के जिला और बेस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। सीएम ने प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। सांसद अजय टमटा मौके पर मौजूद थे। बेस अस्पताल में 500 और जिला अस्पताल में 216 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिससे पहाड़ के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के लिए अब मैदान रेफर नहीं होना पड़ेगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा के मेन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शुभारंभ हुआ है और हमारे 20 बेड के आईसीयू का भी हमने सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार की सहमति कि थोड़े दिनों में हम उसको भी चला लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक, सर्वप्रथम हमारे 2 जो प्लांट्स उद्घाटन में आए, पिछली बार जब वो आए थे तब उन्होंने निर्देश दिए थे कि इनको हमको संचालित कर उनको दिखाना है, और मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा इसमें दिन रात एक कर आज इसको 2 प्लांट्स का हमने शुभारंभ कराया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आ रही है, तो सरकार 4 धाम यात्रा खोलने पर विचार भी कर सकती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि 4 धाम से जुड़े व्यवसायियों, पंडा पुरोहितों के हितों को लेकर भी सरकार विचार कर रही है। अनलॉक की प्रक्रिया में पहले चरण में स्थानीय लोगों के लिए यात्रा खोलने पर विचार किया जा रहा है। सबसे पहले तो जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को हम अलाउ करेंगे। अभी वहाँ पर कुछ साधु लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ गाँव वाले इंतजार कर रहे हैं, पर क्योंकि हमने लॉकडाउन लगा दिया है तो हम उनको अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब सभी हमने रोके हुए हैं तो भक्त तो बराबर होता है, उस पर कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप कोई फ़र्क नहीं ला सकते, तो इसलिए हमने रोका हुआ है। जैसे ही हमारा लॉकडाउन ख़त्म होगा, जो है चेकिंग करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद हम लोगों को धीरे धीरे अलाउ करेंगे। टिहरी के थान गांव के ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की है, जिसे देखकर अब आसपास के गांव के लोग भी सेंटर बनाने की तैयारी में हैं। टिहरी के नरेंद्रनगर ब्लॉक के थान गांव के ग्रामीणों ने जब देखा कि कोरोना अब गांव में अपने पैर पसार रहा है और क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर में लोड ज्यादा है, तो ग्रामीणों ने गांव के ही एक स्कूल में 5-5 बेड का सेंटर बनाया, जिसमें प्रवासियों को गांव लौटने पर क्वारंटीन किया जा रहा है। थान गांव से इसकी शुरुआत करने के बाद आसपास के ग्रामीण भी अब गाँव में सेंटर बनाने में जुटे हैं। सुरक्षित रखने के लिए, कोरोना की महामारी को रोकने के लिए बाहर से प्रवासियों के आने के लिए एक क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की, ताकि लोग यहाँ पर अगर कोई भी पॉजिटिव आएगा तो वो यहाँ पर अपनी इस आइसोलेशन सेंटर में रख सकता है। ग्राम पंचायत को सुरक्षित रखने के लिए और जिस परिवार का कोई व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होता है तो उस परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमने ग्राम पंचायत के जो हमारे चाहे प्राथमिक विद्यालय हों, पंचायती घर हों या अन्य जो सरकारी भवन हैं, उन भवनों को आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर के रूप में तैयार करने की एक मुहिम छेड़ी है। वहीं अब सामाजिक कार्यकर्ता भी ब्लॉक स्तर पर सैनिटाइजेशन मशीन, सैनिटाइजर, मास्क बांट रहे हैं। एक सामाजिक संगठन ने इन्हें जरूरी दवाइयां और थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीणों द्वारा इन सेंटर्स में ड्यूटी भी लगाई जा रही है। साथ ही जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स से भी संपर्क किया जा रहा है। थान गांव से हम लोगों ने शुरुआत करी, थान ग्राम पंचायत से, और यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की कि छोटी मोटी और जो बुनियादी संसाधन है वो यहाँ पर जुटाएं। जैसे यहाँ पर थर्मल स्कैनर रखा हुआ है, ऑक्सीमीटर हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। पिछले दिनों पहाड़ के गांव में कोरोना संक्रमण के मामले एकाएक बढ़ गए थे, लेकिन अब ग्रामीणों में भी इसको लेकर जागरूकता दिख रही है, जिससे कोरोना के कंट्रोल में बड़ी मदद मिलेगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। कोरोना के चलते 120 कैदियों को 90 दिन की पैरोल मिली है।
बीमार और 75% सजा काट चुके कैदियों को पैरोल दी जा रही है। समिति द्वारा चिन्हित कैदियों को ही छूट दी जाएगी। संक्रमण को देखते हुए चयनित समिति ने इस बात का फैसला किया है। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। 120 कैदी ऐसे हैं जिनको पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। 90 दिन की इनको पैरोल मिलेगी। बीमार और 75% सजा काट चुके कैदियों को ही इसमें शामिल किया जा रहा है। नैनीताल के ऐतिहासिक भवाली सैनिटोरियम अस्पताल के अस्तित्व पर पिछले कई दशकों से संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। नैनीताल के भवाली सैनिटोरियम अस्पताल में जल्द ही कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। हाईकोर्ट ने 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने का आदेश दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले अस्पताल को कोविड सेंटर के तौर पर तैयार करने में तेजी आई है। भवाली सैनिटोरियम साल 1912 में तैयार किया गया था, जो अभी तक बदहाल था, लेकिन अब हाईकोर्ट के अस्पताल के बाद इस अस्पताल के दिन बहरने की उम्मीद है। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को एक स्पष्ट आदेश दिया था। यदि सरकार के द्वारा उन आदेशों का पालन तब कर लिया होता तो आज माननीय उच्च न्यायालय को कोविड सेंटर के लिए पुनः यह आदेश नहीं देना पड़ता। स्थापना के बाद साल दर साल अस्पताल की हालत बिगड़ती रही तो तिवारी सरकार में 5 करोड़ की मशीनें खरीदी गईं। साल 2011 में इस अस्पताल को आयुष अस्पताल बनाने की योजना बनी, लेकिन वो भी कभी धरातल पर नहीं उतर सकी। बाद में हाईकोर्ट ने जुलाई 2018 में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का आदेश दिया, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो सका। अब कोविड सेंटर के तौर पर अस्पताल पर विधायक कहते हैं कि भविष्य की योजना बड़े अस्पताल की है, लेकिन भविष्य में हमारी कोशिश है कि भवाली सैनिटोरियम को भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम विकसित करने के लिए प्रयास करें, जिससे निश्चित तौर पर हमारे समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों को और कहीं ना कहीं बीडी पांडे पे भी जो अत्यधिक भार है, उससे हम निश्चित तौर पर आगे अगर इस दिशा में हम प्रयास करेंगे तो हमें निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारा बोझ कम होगा। ऐसे में अगर ये 100 बेडेड हॉस्पिटल शुरू होता है और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज स्टार्ट की जाती हैं तो कुमाऊँ के एक बहुत बड़े हिस्से को, जिसमें रानीखेत, द्वाराहाट, अल्मोड़ा और जो आसपास का सारा इलाका है, उसके लोगों को बहुत फायदा होगा। जब सरकारें कुछ नहीं कर सकी तो हाईकोर्ट को हंटर चलाना पड़ा। अब 100 साल से ज्यादा पुराने अस्पताल की दशा सुधरती है तो फायदा पहाड़ को ही मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कोरोना काल में गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। हरिद्वार के चीला में GMVN ने टूरिस्ट के लिए जंगल थीम पर शानदार होटल तैयार किया है और साथ ही अपनी वेबसाइट में सुधार भी कर रहा है। कोरोना से भले ही टूरिज्म इंडस्ट्री चौपट हुई हो, लेकिन गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपनी खोई साख पर काम करना शुरू कर दिया है। निगम की वेबसाइट सुधारने से लेकर अपने होटल के अंदर सुविधा पर GMVN ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए चीला के इस होटल की तस्वीरों को जरा देखिए। यहाँ इस पुरानी बिल्डिंग को होटल में तब्दील कर दिया गया, जिसमें बच्चों की सुख सुविधाओं से लेकर जंगली जानवरों की खूबसूरत पेंटिंग्स तक लगाई गई हैं। वहीं धनौल्टी में भी एम्बेसडर कार थीम का रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। साथ ही होम स्टे की फैसिलिटी पर भी काम चल रहा है। चीला के में एक हम रेस्टोरेंट नया ओपन करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वो प्रिपेयर्ड या मतलब जो रेनोवेशन के बाद में उसकी कंडीशन है कि जैसे ही कोविड के रेस्ट्रिक्शंस हटते हैं तो हम इनॉग्रेशन के लेवल पे आ सकेंगे उसमें। और राजा जी रॉयल्स नाम से है और जंगल की थीम को मैच करते हुए ही हम लोगों ने उसे कोशिश ये की है कि उसी किस्म के रेस्टोरेंट को हम वहाँ पे वो करें। और सिमिलरली धनौल्टी में भी हमारा जो व्हीकल वाला रेस्टोरेंट है उसका टेंडर फ्लोट हो गया और उस पर काम चल रहा है। मगर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसे काफी नहीं मानते। उन्हें लगता है कि ग्राउंड लेवल पर अभी और काम जरूरी है। हमारे पास जितने भी इंटीरियर एरिया है जो अनटच है, जिनमें पर्यटन अभी भी नहीं जा पा रहा, कई सारे ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट नहीं जा पा रहा, पर बहुत सुंदर जगह है, या कोई ऐसे स्पोर्ट्स एडवेंचर के जिनको अभी पर्यटनों को नहीं है, जिनकी जानकारियाँ नहीं है, उस पर भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। बस लोगों की पहुँच तक ये सही समय पर पहुँचे, ये जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। दून हरिद्वार हाईवे पर दूसरे टोल प्लाजा का विरोध हो रहा है। नेपाली फॉर्म में टोल प्लाजा के विरोध में धरना प्रदर्शन भी आज किया जाएगा।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह इसमें शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे से नेपाली फॉर्म में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ने 10वीं के छात्रों को प्री बोर्ड एग्जाम देखकर रिजल्ट देने का फैसला किया है, लेकिन परेशानी है कि सरकारी स्कूलों में जहां कई बच्चों ने प्री बोर्ड एग्जाम दिया ही नहीं था, तो वहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चे 11वीं में सब्जेक्ट को लेकर परेशान हैं। कोरोना के चलते बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स पूरे साल टेंशन और कंफ्यूजन में रहे और अब जब रिजल्ट का समय आया तो उनके क्लास 9th और 10th की पूरे साल की परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स बच्चों के रिजल्ट को लेकर परेशान हैं। कई बच्चे साइंस स्ट्रीम को लेकर परेशान हैं, तो कुछ कॉमर्स नहीं लेना चाहते। ऐसे में बच्चों को अपने ऑफलाइन रिजल्ट ही ज्यादा सही लगते थे। हम थोड़ा और अच्छा कर सकते थे अगर एग्ज़ाम होते, क्योंकि मेहनत तो करी थी, इसलिए लग रहा था कि अच्छा हो जाएगा और अच्छी स्ट्रीम भी पा सकते थे। अब देखते हैं कि अभी नर्वस हैं कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे। हम उम्मीद करते थे कि 10th में अपनी मेहनत से बेहतर स्ट्रीम पा सकते हैं, या कुछ जो कुछ नहीं कर पाए स्टडीज़ उनको भी 9th के मार्क्स के बेसिस पे या जो भी होगा उसके बेसिस पे मार्क्स बेहतर मिल सकते हैं। तो थोड़ा स्ट्रीम्स कितने लोगों को, कितने बच्चों को कौन सी स्ट्रीम्स मिल सकती है, ये थोड़ा सा है, वैसे ये विषय का है, मतलब ये। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि हर एग्जाम को गंभीरता से लेना चाहिए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ओवरऑल परफॉर्मेंस को ही ध्यान में रखा जाता है, इसलिए पेरेंट्स और बच्चे परेशान न हों। उसके क्लास 9th यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली, क्योंकि लास्ट टाइम जितने भी एग्जाम हुए उसमें अधिकांश एग्जाम ऑनलाइन थे और जो फाइनल एग्जाम हुआ वो सीबीएसई की गाइडलाइन और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की गाइडलाइन के हिसाब से ऑफलाइन हुआ, ये आपको पता होगा। तो बहुत अच्छा एक हमारे पास बेस है, स्टैंडर्ड वैल्यू है कि हम उसको कंसिडर करेंगे। अब प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल के बच्चों की परेशानी अलग अलग है। ऐसे में इस बार का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट बच्चों, पेरेंट्स और स्कूल सभी के लिए टेंशन वाला है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बीते 77 दिनों से आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मियों की सेवा समाप्त करने का आदेश देकर सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग कर रहे 24,000 उपनल कर्मियों को साफ संदेश दे दिया है कि वो दबाव में नहीं आने वाली है। लेकिन कोरोना काल में सरकार के इस सख्ती का विपक्ष अब मुद्दा बना रहा है। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। समान कार्य के बदले समान वेतन देने की मांग को लेकर बीते दिनों करीब 2 महीने तक 24,000 उपनल कर्मी हड़ताल पर रहे। सरकार ने उनकी मांगों पर विचार का आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त तो करवा दिया, लेकिन उपनल कर्मियों का कहना है कि उसके बाद से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। वहीं हिमाचल की तर्ज पर ग्रेड पे देने की मांग को लेकर 2.5 महीने से 1,500 मनरेगा कर्मी भी स्ट्राइक पर हैं। शासन ने हड़ताली मनरेगा कर्मियों की तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्ति के आदेश दे दिए हैं और इसी बहाने उपनल कर्मियों को भी साफ संदेश दे दिया है कि सरकार दबाव में नहीं आने वाली है। जैसे कि हमें पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार आश्वासन दिया है कि आप लोगों का ग्रेड वेतन लगाए जा रहे हैं और हम उसी आश्वासन पर यहाँ पर टिके हैं। जब तक हमारा ग्रेड वेतन नहीं लगेगा हम वापस जाने वाले नहीं हैं। चाहे जो मजबूरी हो। उपनल और मनरेगा कर्मियों की इस आंदोलन को अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोविड काल में सेवा समाप्ति की कार्रवाई करना सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। कृत सरकार कर रही है, ये कृत जो है सरकार की संवेदनहीनता का परिचायक है। उपनल के कर्मचारियों के साथ क्या व्यवहार सरकार ने किया, क्या ये सही समय था? और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।